morning everyone. I welcome you all to the channel of देहरादून क्लैट एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं आर्टिकल 13 से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स को। डॉक्ट्रिन्स कुछ ऐसी सब्जेक्ट मैटर होता है आपका जिससे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है और उससे रिलेटेड जो केसेस होते हैं वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है आर्टिकल 13 और उससे रिलेटेड डॉक्ट्रिन्स। लेट्स प्रोसीड। आज के इस लेक्चर में हम मेनली फोकस करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को, रूल ऑफ सेवरेबिलिटी को और डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर को। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी डॉक्ट्रिन रिलेट करती हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 से। तो देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल 13 आपका कहता क्या है। आर्टिकल 13 जो कि सिंपल टर्म्स में ये कहता है, आर्टिकल 13 पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में दिया गया है। इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट विच इज गिवन अंडर पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, आर्टिकल 12 से शुरू होता है और आर्टिकल 35 तक जाता है। इसी में एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 आपको सिंपल वर्ड्स में बताता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले प्रिवेल कर रहा था, मतलब लागू हो रहा था, अगर वो लॉ, वो कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, राइट, अगर वो कानून इस पार्ट में दिए गए फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वो उस एक्सटेंट तक, जिस एक्सटेंट तक वो उसको कॉन्ट्रावीन कर रहा है, उस एक्सटेंट तक वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कब हमने अडॉप्ट किया? ऑन 26 जनवरी 1950, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसके बनने से पहले कुछ लॉ एग्जिस्ट कर रहे थे, राइट। अगर ये लॉ हमारे पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के, अगर ये लॉ हमारे पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावीन करते हैं तो ये लॉ उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएंगे, जिस एक्सटेंट तक, जिस हम कहेंगे जहां तक वो उसके अपोजिट हैं, उसको विरोध कर रहे हैं, वहां तक वो वॉइड हो जाएंगे, मतलब शून्य हो जाएंगे, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, समझिए ये बात को। तो ये तो वो कानून है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले प्रिवेल कर रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज है कि दूसरा जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जो कि आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में, मतलब आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में दिया जा रहा है, वो ये कहता है कि लॉ ऐसा नहीं बनाया जाएगा, कोई भी मतलब स्टेट लॉ इस तरह का कोई कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो। तो ये तो थे प्री एग्जिस्टिंग लॉ या फिर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम इन्हें कह सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले प्रिवेल कर रहे थे। अब दूसरा जो निर्देश है वो है कि अब भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को क्या करे, फंडामेंटल राइट को उसका किसी भी तरीके से विरोध करता हो या उसको कॉन्ट्रावीन करता हो, उसको वायलेट करता हो। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो आपके सामने लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये जो, इसको हम नाम दे सकते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और इसको हम नाम दे सकते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब इन्हीं से संबंधित डॉक्ट्रिन्स के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रूल ऑफ सेवरेबिलिटी की। ठीक है, देखिए, जब मैंने आपको ये कहा कि कोई ऐसा कानून
जो कि विरोध करता है वो वॉइड हो जाएगा। फंडामेंटल राइट का अगर विरोध करता है तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। या उस तो अब पता कैसे लगाएंगे, सब भाई ये वर्ड तो यूज किया गया है कि उस एक्सटेंट तक वो जिस एक्सटेंट तक वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब उसके विरोध में है, उस एक्सटेंट तक, वहीं तक, मतलब कि वही, जैसे अगर हम मान लें ये पूरा कोई एक्ट है, ठीक है, तो अब तो यहाँ तक इसका ये वाला पार्ट है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, केवल ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट केवल लागू नहीं रहेगा, बाकी सारा एक्ट लागू किया जा सकता है। ये तो साधारण वर्ड में हो गया। अब ये सामने आप अपने पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें क्या है कि जैसे आप देखते हैं गेहूं बीनते वक्त हमारे उसमें क्या हो जाता है, पत्थर कंकड़ आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम निकाल के साइड कर देते हैं, है ना, पर बाकी गेहूं को तो नहीं फेंकते हैं ना। तो सिमिलरली इसी तरीके से मतलब यहाँ पर भी यही होगा कि जो एक्ट आपका, ये समझ लीजिए कंकड़ है, ठीक है, क्यों कंकड़ क्यों है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है। कोई भी कानून अगर हमारे मौलिक अधिकार को छीनेगा या उसके अगेंस्ट जाएगा तो उसको तो निकाल के फेंक दिया जाना चाहिए, है कि नहीं। तो वही निकाल के यहाँ पर फेंक दिया गया है, और जो बचा हुआ एक्ट है, जो बचा हुआ आपका अधिनियम है, उसको वैसे का वैसे ही लागू किया जाएगा। तो ये रूल ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है। अब बात ये भी है, पहले हम इसको समझते हैं कुछ केस लॉस के बेसिस पर। तो इसमें केस आपके सामने आता है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, ठीक है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा में देखिए हुआ क्या था कि स्टेट ऑफ बॉम्बे ने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। तो ये है आपका पूरा बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949, ठीक है। अब इस एक्ट के केवल 8 सेक्शन ऐसे थे जो फंडामेंटल राइट के अल्ट्रा वायर्स थे, ठीक है, फंडामेंटल राइट के अल्ट्रा वायर्स थे, मतलब अल्ट्रा वायर्स समझते हैं, उसके स्कोप के बाहर जा रहे थे, मतलब वो उसके अगेंस्ट जा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए अब हुआ क्या, हुआ ये कि कोर्ट ने हेल्ड किया केवल वही सेक्शन जो फंडामेंटल राइट के अल्ट्रा वायर्स हैं उनको हम हटा देंगे, वो लागू नहीं होंगे, पर बाकी जो एक्ट है वो लागू रहेगा, ठीक है। अब बात ये भी आती है कि जब ये डिटरमाइन किया जा रहा होता है कि कौन सी चीज फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या नहीं है, ये सब चीजें जब डिटरमाइन की जा रही होती है, तो इस केस में ये भी कहा गया कि उस समय क्या देखा जाएगा, उस समय ये भी देखा जाएगा कि लेजिस्लेचर की, मतलब जो विधेयिका है हमारे, उसकी इंटेंट क्या थी, उसका उस टाइम मोटिव क्या था जब ये कानून बनाया गया था, ठीक है। उसके पीछे की इंटेंशन देखी जाएगी लेजिस्लेचर की, डिटरमाइन ये पता लगाते वक्त कि जो स्टैच्यूट है, जो पूरा एक्ट है जिसमें हम रूल ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं, उसका कौन सा पार्ट फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल ऑफ सेवरेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट केस, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। अब अगला केस है हमारे पास, ये भी बहुत ही दिलचस्प केस है, जिसमें बात की गई है आपके RMDC वर्सेस, मतलब RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस केस में भी एक स्टैच्यूट इनेक्ट किया जाता है जिसका नाम है प्राइस कंपटीशन एक्ट, मतलब एक एक्ट इनेक्ट किया जाता है, अधिनियम बनाया जाता है प्राइस कंपटीशन एक्ट, ठीक है। अब ये अधिनियम क्या कहता है, ये अधिनियम बात करता है ऐसे कंपटीशन की जो 2 तरीकों पर बेस किए जा सकते हैं, सॉरी, ऐसे अधिनियम जो आपके 2 चीज़ों से रिलेटेड है। पहला, ऐसे कंपटीशन जो कि गैम्बलिंग पर आधारित है। किस पर आधारित है? गैम्बलिंग समझते हैं ना, जैसे एक तरह से जुआ जो खेला जाता है, दैट इज गैम्बलिंग, ठीक है। गैम्बलिंग बेस्ड कंपटीशन है, जैसे आपका लॉटरी वगैरह हो गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दूसरा जो है वो है स्किल बेस्ड कंपटीशन,
विच कॉम्पिटिशन, स्किल बेस्ड कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो इन्होंने जो स्टेट ने जो एक्ट बनाया प्राइस कंपटीशन एक्ट, वो आपका बनाया गया इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, मतलब दोनों पर वो बात करता था। पर सवाल ये आता है कि गैम्बलिंग जो है इट इज इलीगल, गैम्बलिंग इज इलीगल। ठीक है, वाई इलीगल है, क्यों? क्योंकि एक तो ये आर्टिकल 19 जो है आपका, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, उसका क्लॉज 1 का क्लॉज जी, मतलब जो राइट टू ट्रेड प्रोफेशन वगैरह वाला जो राइट है आपका 19(1)(g) में, तो वो आपको अलाउ नहीं करता ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन कि आप इस तरह का कोई ट्रेड करें। ठीक है, आप इस तरह का कोई ट्रेड करें, ये आपको अलाउ नहीं करता। तो गैम्बलिंग बेस्ड जो इस पे लॉ बनाया जाएगा, मतलब बनाया गया ये कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत, ये एक तरह से इस पर्टिकुलर आर्टिकल को, जो कि एक फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, उसको कॉन्ट्रावीन कर रहा था। ठीक है, तो इसीलिए ये कोर्ट में प्ली डाली गई कि पूरे के पूरे एक्ट को उठाकर रिपील कर दिया जाए या वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने लगाया रूल ऑफ सेवरेबिलिटी। क्यों लगाया? क्योंकि इस एक्ट का पूरा पोर्शन आर्टिकल 19(1)(g) को वायलेट नहीं कर रहा था, बल्कि कुछ पार्ट जो कि गैम्बलिंग बेस्ड कंपटीशन से रिलेटेड था, केवल वही इसको वायलेट कर रहा, मतलब केवल यही पार्ट वायलेट कर रहा था इस आर्टिकल को। इसलिए कोर्ट ने इस पोर्शन को स्ट्रक डाउन करते हुए ये कहा कि बाकी का जो प्राइस कंपटीशन एक्ट है, द रेस्ट ऑफ द प्राइस कंपटीशन एक्ट इज वैलिड। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका रूल ऑफ सेवरेबिलिटी लगाया गया। तो ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कह लीजिए, ये रूल ऑफ सेवरेबिलिटी कह लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पे। ये भी बहुत ही दिलचस्प डॉक्ट्रिन है। यहाँ पर आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर एक एक्लिप्स की मैंने फोटो लगाई है। इसको पहले समझते हैं तो अब तब हमारे लिए डॉक्ट्रिन को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा मून है। ठीक है, मून फुल है अभी। उसके बाद जब एक्लिप्स का पीरियड आया तो इसका कुछ पोर्शन जो था वो ढक गया। ठीक है, अभी पूरा मून यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। अब मान लेते हैं कि ये पोर्शन जब ये टाइम पीरियड निकल गया तो फिर से मून ने कैसी शेप ले ली? कुछ इस तरह की शेप ले ली, है ना। अब ये पोर्शन यहाँ से कटा नहीं था, बल्कि सिर्फ हमें दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एक डोरमेंट मोड में था, मतलब सिर्फ कटेड नहीं था। ठीक है, तो सिमिलरली हमारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो भी कुछ ऐसे ही बात करता है। यहाँ पर भी कुछ लॉ का अगर कोई पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, ऐसा कोई लॉ जो पुराने मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कहूँगी, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और वो उसका कुछ पोर्शन फंडामेंटल राइट के अपोज जा रहा है, उसको कॉन्ट्रावीन कर रहा है। ठीक है, और कुछ टाइम पीरियड बाद ऐसा होता है कि कोई लॉ बना दिया जाता है जो फिर से उस पोर्शन को, मतलब वो फंडामेंटल राइट के कंसिस्टेंट हो जाता है, तो वो बाद में उसके ऊपर से एक्लिप्स हट जाता है और वो पोर्शन फिर से ऑपरेटिव हो जाता है। इसको हम समझते हैं इस केस से, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, नो नीड टू वरी एट ऑल। देखिए, केस का नाम है भिकाजी नरेन ढाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। इस केस में जो गवर्नमेंट है आपकी, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने एक कानून बनाया। कानून क्या था कि जितने भी मोटर ट्रांसपोर्ट से जितने रिलेटेड जो बिजनेस है, उसको प्राइवेट सेक्टर जो है वो नहीं, मतलब इस तरह का बिजनेस नहीं कर सकता। उसको प्राइवेट सेक्टर को इस तरह के बिजनेस से क्या कर दिया गया? एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जब इस प्राइवेट सेक्टर को एक्सक्लूड किया गया तो कुछ प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल लोगों ने जाकर कोर्ट में केस फाइल किया। उन्होंने कहा कि जब हमें आर्टिकल 19(1)(g) हर तरह के ट्रेड बिजनेसेस को करने का राइट देता है, तो स्टेट हमारा ये राइट कैसे छीन सकता है?
ठीक है। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है कि आपका ये राइट स्टेट मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने छीना है, ठीक है। तो अब इस एक्ट का जो ये पार्ट था जिसमें ये मोटर व्हीकल की एक बात कही गई थी, ये मतलब ये एक्ट जो था पूरा का पूरा या फिर इसका जो पार्ट जो इससे डील करता था उस पर एक तरह से एक्लिप्स आ गया। क्या आ गया? इस तरह से मान लेते हैं ये पूरा एक्ट है, ठीक है, और इस एक्ट का ये वाला पोर्शन बात कर रहा था मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस की, ठीक है। और अब क्या हुआ कि क्योंकि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये वाला पोर्शन जो है, जो कि एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल ही साइड कर देने की कोशिश कर रहा है, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो इसलिए ये इस पोजीशन में आ गया। अब ये लागू नहीं हो रहा है, मतलब ये पोर्शन अब लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद पार्लियामेंट खुद 19 क्लॉज 6 में जो कि रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की ट्रेड बिजनेसेस वगैरह पर, वहाँ पर क्या करती है ये रिस्ट्रिक्शन, मतलब इस कानून के तहत, इस आर्टिकल के तहत 19 क्लॉज 6 के तहत एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि हम इस सेक्टर पे जो सरकार है वो मोनोपोली कर सकती है, ठीक है। अब पार्लियामेंट ने खुद ऐसा कानून बना दिया, आर्टिकल 19 को ही थोड़ा सा अमेंड कर दिया, ठीक है। तो उसके तहत अब आगे क्या हुआ कि अब जो एक्लिप्स ये बना हुआ था, मतलब जो ये अब इनऑपरेटिव था कानून, अब पार्लियामेंट के लॉ बनाने के बाद ये फिर से क्या हो गया, ये फिर से आपका ये चीज इसमें कन्वर्ट होगी और वो कानून फिर से ऑपरेटिव हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब ये था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जिसमें कुछ समय के लिए एक जो कानून है वो इनऑपरेटिव हो जाता है, पर अगर उसी सेम सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना दे और वो फिर से वो स्टेट लॉ के कंसिस्टेंट हो तो वो फिर से भी लागू किया जा सकता है। सो दिस वाज योर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। और ये भी पूरी तरह से रिलेट करती थी आपके आर्टिकल 13 से। अब एक लास्ट डॉक्ट्रिन है और बहुत ही इजी डॉक्ट्रिन है। कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या आपका जो क्या आप फंडामेंटल राइट को वेव ऑफ कर सकते हैं? वेव ऑफ का मतलब दे देना, उसको यूज ना करना। हाँ जी, क्या आप अपने फंडामेंटल राइट को वेव ऑफ कर सकते हैं? ठीक है, तो वेव ऑफ का मतलब कि मैं मान लेते हैं आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि मेरे को अपना राइट टू इक्वालिटी नहीं चाहिए, तो मैं नहीं राइट टू इक्वालिटी को अवेल करना चाहती, या फिर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं अवेल करना चाहती, या फिर मैं राइट टू लाइफ को अवेल नहीं करना चाहती, तो कैन यू डू दिस थिंग? द आंसर इज नो, and this was said in the case of बशेश्वर नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बशेश्वर नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस केस में सीधा सीधा ये बोल दिया गया था कि जो आप अपने फंडामेंटल राइट को वेव ऑफ नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ, ठीक है। तो ये 3 डॉक्ट्रिन्स थी। आई होप आपको ये तीनों डॉक्ट्रिन्स क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप हम तक जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक एंजॉय द वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।